आज हम डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर के बारे में और साथ ही साथ पावर फैक्टर के पहले हम डिस्कस करेंगे पावर्स के बारे में, पावर के साथ में हम लोड के बारे में। तो आगे हम डिस्कशन में आपको बताएंगे कि पावर फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज पावर फैक्टर के बारे में। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये पावर फैक्टर बैंक लगा हुआ है 300 kVAr का, 5 kV, 5 kVAr, 10 kVAr, अलग अलग कैपेसिटी के पावर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये ऑटो में काम करता है। जिस भी लोड पर हमने फिट करके रखा है, जब हमने सीटी डाल के रखी हुई है, तो सीटी के करंट को सेंस करता है, किस मात्रा में हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिव पावर ये 1/1 ऑन हो जाते हैं और ये 0.99 तक मेंटेन करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। आइए डिस्कस करते हैं हम पावर फैक्टर के बारे में। देखिए, पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। पावर फैक्टर का फार्मूला होता है द रेशियो बिटवीन एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर, किलोवाट अपॉन केवीए। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि भाई वाट या किलोवाट या केवीए या वीए ये है क्या, इनका रेशियो है क्या। तो इसको जानने के लिए पहले हमको क्या जानना होगा कि भाई ये वाट क्या है, ये वीए क्या है, तब हम पावर फैक्टर को जान पाएंगे। अच्छा, इसका नाम ही दिखा रहा है पावर फैक्टर, पावरों का फैक्टर। फैक्टर का मतलब भाग या मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, या हम हिंदी भाषा में कहते हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा फैक्टर। देखिए, इसको जानने से पहले, पावर फैक्टर को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये वाट क्या है, वीए का है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैं आपको पावर्स के बारे में बताऊंगा, तो पावर्स को जानना जरूरी है। तो हम पावर को पहले डिस्कस करते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको पावर के बारे में। देखिए, आपके 3 प्रकार के पावर होते हैं। पहला होता है अपरेंट पावर, दूसरा होता है एक्टिव पावर, तीसरा होता है रिएक्टिव पावर। देखिए, अपरेंट पावर जो होता है आपका, ये कंप्लीट जो आपके सिस्टम की कैपेसिटी है, जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ पावर है, ये आपका क्या कहलाता है, अपरेंट पावर। इसकी यूनिट होती है वीए। दूसरा होता है आपका एक्टिव पावर। एक्टिव पावर जो आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है, जो उसको चलने में जो पावर लग रहा है, वो क्या होता है आपका एक्टिव पावर। इसकी यूनिट होती है वाट। रिएक्टिव पावर, अब रिएक्टिव पावर अपने नाम में ही दिखा दे रहा है कि भाई मैं क्या हूँ, रिएक्टिव। जो एक्टिव नहीं है वो क्या है आपका रिएक्टिव पावर। ये आपका, इसको जनरली इमेजिनरी पावर भी कहा जाता है। अब इसको इमेजिनरी पावर क्यों कहा जाता है या इसको वाटलेस पावर क्यों कहा जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर कोई भी सिस्टम आपका चल रहा है तो उसमें आपका, जैसे कि आपके सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, मान लीजिए 1000 kVA आपकी किसी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है। अब वो 1000 kVA का ट्रांसफार्मर आपके प्लांट को सब सप्लाई दे रहा है। तो उस पावर में दोनों ही पावर आते हैं आपके। एक होता है आपका एक्टिव पावर जिसको हम वाट कहते हैं, और दूसरा होता है आपका रिएक्टिव पावर जिसकी यूनिट होती है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अब जनरली आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एक्टिव पावर है या कौन सा रिएक्टिव पावर है, तो यही रेशियो बताता है हमारा पावर फैक्टर। देखिए, अब हम देखें तो इस रिएक्टिव पावर का यूज़ क्या है भाई। इसको इलेक्ट्रिकल जनरेशन में दोनों का यूज़ है। अगर रिएक्टिव पावर नहीं होगा तो मोटर घूम ही नहीं सकती। रिएक्टिव पावर वह पावर होता है जो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने में मोटर की हेल्प करता है। इसलिए रिएक्टिव पावर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, अब हम आते हैं, हमने पावर आपको बेसिकली बता लिया। जनरली पावर्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है पावर फैक्टर के बारे में। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं एक ग्लास है। ये ग्लास में आप देख रहे हैं, ये ग्लास में ये रेड रेड जो दिख रहा है, ये आपका एक्टिव पावर है। ये जो आपके बबल्स हैं ये दिख रहे हैं आपके क्या है, रिएक्टिव पावर। और ये कंप्लीट अमाउंट, मतलब ग्लास का पूरा साइज है, मैं इसको क्या दिखा रहा हूँ आपको, अपरेंट पावर। मैं आपको एक सिस्टम समझाना चाह रहा हूँ जनरल लैंग्वेज में कि ये ग्लास की कंप्लीट कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी अपरेंट पावर हो गया आपका। और जिसमें कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, जितने स्पेस में कोल्ड ड्रिंक का लिक्विडाइजेशन सिस्टम है, लिक्विड भरा हुआ है, वो क्या है आपका एक्टिव पावर है। जो झाग बन रहा है, जो फैन बन रहा है, ये क्या है आपका रिएक्टिव पावर है। मतलब इस अपरेंट पावर के अंदर में दोनों ही पावर होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव पावर और एक होता है रिएक्टिव पावर। जो पावर आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप एक्टिव पावर कहते हैं। मैं जब पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको और भी डिफाइन करूंगा पावर्स के बारे में। तो अब देखा जाए तो भाई पावर फैक्टर का रिलेशन पावर से है, इसलिए पावर को समझना पहले ज़रूरी है। अब मैं आपको बेसिक, इसके बाद नेक्स्ट आपको एक चीज़ और समझना ज़रूरी है, वो है लोड्स। तो लोड्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, लोड्स, देखिए जो लोड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
हमारे चाहे इंडस्ट्री हो चाहे डोमेस्टिक पर्पस हो, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। अब भाई रजिस्टिव लोड क्या होता है? रजिस्टिव लोड को हम पहचाने कैसे? जो भी चीज़ें, मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए, जो भी चीज़ें गर्म होकर लाल हो जाती हैं वह रजिस्टिव लोड में आती हैं। जैसे प्रेस, हीटर। इसमें क्या होता है? इसमें लोड में, इस लोड में करंट और वोल्टेज साथ में चलती है। इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें करंट और वोल्टेज साथ में चलती है। मैंने वेव फॉर्म के थ्रू आपको समझाया हुआ है। देखिए आप वेव फॉर्म, अल्टरनेटिव वेव फॉर्म बनाई हुई है मैंने आपके सामने। तो देखिए आप, इसमें लाल कलर जो दिखा रहा है वोल्टेज को दिखा रहा है, ब्लू कलर दिखा रहा है जो आपका आई करंट को दिखा रहा है। इसमें जो होता है आपका, दोनों ही चीज़ें साथ में चलती हैं। और अगर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें जो है पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है। हेल्दी पावर फैक्टर, करंट और वोल्टेज अगर साथ में चल रहे हैं तो आपका पावर फैक्टर हेल्दी है। आपका पावर फैक्टर हेल्दी होने का मतलब भी मैं आगे समझाऊंगी, हेल्दी क्या होता है और नॉट हेल्दी क्या होता है, लॉसेस क्या होते हैं। तो यदि करंट और वोल्टेज साथ में नहीं चलते हैं तो पावर फैक्टर आपका क्या होता है? अनहेल्दी होता है। तो अभी हमने रजिस्टिव लोड के बारे में जाना, अब हम देखते हैं इंडक्टिव लोड के बारे में। इंडक्टिव लोड को अगर हम समझते हैं तो इंडक्टिव लोड जिन भी चीज़ों में कॉइल हो वह इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। जैसे कि मोटर, पंखे, ये सभी किस में आते हैं? इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये चलता है तो करंट पीछे चलती है। इस लोड में, इंडक्टिव टाइप के लोड में करंट पीछे चलती है और वोल्टेज आगे चलता है। अब करंट पीछे चलता है और वोल्टेज आगे चलता है तो क्या हो गया भाई? करंट भी आगे हो गया और वोल्टेज पीछे, मतलब करंट अब पीछे हो गया और वोल्टेज आ गया। इस कंडीशन में आपका जब वोल्टेज और करंट डिस्टर्ब होते हैं तो क्या होता है? पावर फैक्टर डिस्टर्ब हो जाता है। पावर फैक्टर आपका यहाँ पर अनहेल्दी हो जाता है। और बस यही इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में जनरली मोटर्स ज़्यादा होती हैं। तो डोमेस्टिक में तो इतना पावर फैक्टर डाउन नहीं होता है घरों में, लेकिन इंडस्ट्री में इंडक्टिव लोड होने की वजह से जब मोटरें ज़्यादा होती हैं तो मोटरें जब चलती हैं तो क्या होगा? करंट आपका पीछे हो जाएगा और वोल्टेज आपका आगे हो जाएगा। तो मोटरें जब ज़्यादा चलेंगी, इंडक्शन मोटर्स जहाँ होती हैं वहाँ आपका पावर फैक्टर फेल्स कम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ। और कैपेसिटिव लोड, अब कैपेसिटिव लोड क्या होता है? कैपेसिटिव लोड, इसमें क्या होता है? इसमें कैपेसिटर्स आते हैं, सिंक्रोनस मोटर्स आती हैं, ये कैपेसिटिव लोड के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें करंट आगे चलेगा और वोल्टेज पीछे चलता है। अब करंट आगे चलेगा और वोल्टेज पीछे चलेगा। तो अब देखिए, जब करंट आगे चलेगा वोल्टेज पीछे चलेगा तो इसका यूज़ किस में होता है? इसका यूज़ हम करते हैं कैपेसिटर का यूज़, कैपेसिटर्स लगाकर पावर फैक्टर को हेल्दी करने में। जब हम, जहाँ इंडक्टिव लोड ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं? हम कैपेसिटर्स लगाकर हम पावर फैक्टर को हेल्दी करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें क्या हो रहा है? इसमें जस्ट अपोजिट हो रहा है इंडक्टिव लोड का। अब इंडक्टिव लोड का कैसे अपोजिट हो रहा है? इसमें करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे। तो जैसे ही हम इसको ये लगाएंगे तो जो हमारा करंट, इंडक्टिव लोड में जो हमारा करंट पीछे हो रहा था, तो ये क्या करेगा? उस करंट को आगे पुशअप कर देगा और वोल्टेज और करंट को कांस्टेंट लाने की कोशिश करेगा, रजिस्टिव लोड की तरह दोनों को साथ में लाने की कोशिश करेगा। जब ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो पावर फैक्टर आपका हेल्दी हो जाएगा। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि 100% वो दोनों साथ में हो पाए। ये 0.99 या 0.98, 90%, 99% तक हम उसको साथ में लाते हैं बाई हेल्प ऑफ द कैपेसिटर्स। देखिए फिर अब हम दोनों चीज़ें आप समझ चुके हैं, पावर भी आप समझ चुके हैं और साथ ही साथ आप समझ चुके हैं ये लोड्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं पावर फैक्टर पर। हम दोबारा उसी फार्मूले पे आ जाते हैं। पावर फैक्टर का फार्मूला हमने बताया था आपको, किलोवाट अपन केवीए। अच्छा, इस फार्मूले के थोड़े से आगे और डिफाइन करते हैं। तो देखिए, पी मतलब किलोवाट हो गया, और यहाँ पर अगर हम केवीए की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या, वोल्ट एम्पियर, इसमें दो चीज़ें हैं। तो इसका फार्मूला होता है हमारा जो है √3 VI। अगर 3 फेस है तो क्या हो गया? √3 VI इसका फार्मूला होता है अपरेंट पावर का, और √3 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 फेस है। अब देखिए हम आगे नेक्स्ट, देखिए अब हम पावर फैक्टर को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मैंने एक राइट एंगल बनाया हुआ है। देखिए पावर फैक्टर जिसको कॉस्ट थीटा कहा जाता है, और यही कॉस्ट थीटा पावर फैक्टर होता है दोस्तों। अब देखिए मैंने यहाँ राइट एंगल में, यहाँ मैंने तीनों पावर दिखाए हुए हैं। देखिए अब Q यह दिखा रहा है रिएक्टिव पावर को, S ये दिखा रहा है आपके अपरेंट पावर को, और P आपका है एक्टिव पावर। अगर मैं आपको 10th क्लास के मैथ्स याद हो तो क्या होता है यहाँ पर? आधार बटे कर्ण, कॉस्ट थीटा का फार्मूला होता है। तो PY/S, P बटे VI मतलब आपका क्या हो गया? S क्या होता है? S मतलब आपका अपरेंट पावर, अपरेंट पावर का फार्मूला क्या होता है सिंगल फेस में? VI।
ठीक है। और P का फार्मूला क्या होता है सिंगल फेज में, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई एक्टिव पावर, ठीक है। अब रिएक्टिव पावर की बात करें, रिएक्टिव पावर हमेशा साइन थीटा में देखा जाता है, तो इसकी क्या वैल्यू हुई, क्यू, इसका फार्मूला क्या होता है मैथ्स में, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो क्यू बटे एस, तो क्यू यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपका, रिएक्टिव पावर दिखा रहा है, और फिर यहाँ पर वी आई क्या दिखा रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका फार्मूला निकल के जाता है, ठीक, आपका जो क्यू इक्वल टू वी आई साइन थीटा रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये रिएक्टिव और अपरेंट पावर्स के फार्मूले, मैं उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको समझाना चाहूँगा। तो देखिए 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बना कर रखा हुआ है। हमेशा जो है मेरा रिएक्टिव पावर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देखिए यहाँ भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ही ड्रा किया है, और आपका जो है रिएक्टिव पावर हमेशा हॉरिजॉन्टली आपका वेव, तो मैंने यहाँ आपकी वेव फॉर्म बनाई हुई है। देखिए ये आपका मैंने ये दिखाया हुआ है आपके एक्टिव पावर को, ये आपको दिखाया हुआ है रिएक्टिव पावर को। अब हमने 4 कोऑर्डिनेट में इसको बांट लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और जो आप इस कंडीशन में देखिए तो क्या कंडीशन बन रही है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपकी कंडीशन बन रही है कि P यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, Q भी आपका क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, इस कंडीशन में हमेशा आपका क्या पावर फैक्टर हेल्दी रहेगा। दूसरे कोऑर्डिनेट में आप देखिए, दूसरे कोऑर्डिनेट में आपका क्या है, आपका P क्या है, पॉजिटिव, और Q क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। यहाँ पर भी आपका इस कंडीशन में भी आपका पावर फैक्टर हेल्दी रहेगा। क्यों रहेगा बताता हूँ मैं आप, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट है ये। तो इन दोनों कंडीशन में आपको देखिए आप, ये आपके दोनों ही कंडीशन में आपका पावर फैक्टर हेल्दी रहेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में आप देखिए आपका क्या है, P नेगेटिव है और Q पॉजिटिव है, ठीक है। और साथ में आपका यहाँ पर इस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर डाउन रहेगा, माइनस में रहेगा। दूसरा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपका P क्या है, आपका माइनस है, और Q यहाँ पर आपका माइनस है, और यहाँ भी आपका पावर फैक्टर माइनस रहेगा। मतलब सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका हमेशा पावर फैक्टर माइनस में रहता है, और आपका फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका पावर फैक्टर हमेशा पॉजिटिव रहता है। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ और दिखाना भूल गया कि आप देखिए यहाँ जो पॉजिटिव दिख रहा है आपको, पॉजिटिव रिएक्टिव पावर की कंडीशन में क्या है, कौन सा, इंडक्टर की कंडीशन है। और माइनस की कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, ये लीड कर रहा है, डेट मीन्स, और ये आपका क्या कर रहा है माइनस में, ये आपका कैपेसिटिव में जा रहा है, तो ये लैग कर रहा है आपका। जब भी आपका ये पॉजिटिव में अगर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लीड करेगा करंट, और यहाँ पर लैग हो रहा है। और ये आप देखिए मैंने यहाँ दिखाया हुआ है आपका एक्टिव पावर को, तो एक्टिव पावर जब भी पॉजिटिव में अगर होगा तो वो क्या करेगा, सोर्स टू लोड, मतलब जो आपका जनरेशन है, जो आपका पावर दे रहा है, जो भी चीज़ें, चाहे ट्रांसफार्मर हो या फिर आपका खुद का अल्टरनेटर हो, तो ये सोर्स टू लोड आपका करंट फ्लो होता है, तो वो आपका एक्टिव पावर उस कंडीशन में होता है। और जब जस्ट अपोजिट होने लगे कि लोड टू सोर्स, अभी आपकी रीजनरेटिंग एनर्जी हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, रीजनरेटिंग कंडीशन में लोड टू सोर्स मतलब उल्टा पावर बहने लगे, इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने कंडीशन समझाई हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस टॉपिक पर। देखिए मैंने यहाँ पे वेव फॉर्म ड्रा करी हुई है कुछ आपके लिए। तो ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में क्या है कि थीटा की वैल्यू 0 है। अब थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा मतलब, तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में, एस इक्वल टू पी। इस कंडीशन में आपका एस इक्वल टू पी मतलब जितना आपका अपरेंट पावर है उतना ही आप एक्टिव पावर यूज़ कर रहे हो, आपका पावर फैक्टर हेल्दी है, पी इक्वल टू 1। देखिए करंट का वेव फॉर्म और आपका वोल्टेज का वेव फॉर्म साथ में। अब हम पहले तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, फिर दूसरी पे आते हैं। इस कंडीशन में आपका क्या हो गया है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया है। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होने का मतलब ये जो है कि जो आपका राइट एंगल बना हुआ है, ये देखिए आप, ये जो आपका राइट एंगल बना हुआ है, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होने का मतलब है कि जो एस जो है 90 डिग्री घूम के यहाँ आ जाएगा। और जब ये 90 डिग्री घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला पावर जो है आपका एक्टिव पावर खत्म, ये दोनों पावर बराबर हो जाएंगे, एस एंड क्यू। एस एंड क्यू जब आपके दोनों बराबर हो गए तो एस मतलब हो गया आपका अपरेंट पावर, क्यू मतलब होगा आपका रिएक्टिव पावर। उस कंडीशन में अगर होगा तो एस इक्वल टू क्यू हो गया। तो हमारा इस कंडीशन, ये सबसे बेकार कंडीशन होगी, इस कंडीशन में पावर फैक्टर हो जाएगा आपका 0। अब मैं आता हूँ दूसरी कंडीशन पर, बीच वाली कंडीशन जो हमारी जनरली होती है हमेशा प्रैक्टिकली। इस कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं तो थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इस कंडीशन में दोनों ही पावर होते हैं, तो एस इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो इस समय हमारा जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होगी और 1 से लेस देन होगी। मैक्सिमम पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि पावर फैक्टर की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। अब मैं आपको, देखा जाए तो मैं थोड़ा सा आपको पावर के टर्म्स में दोबारा ले चलता हूँ, पावर फैक्टर को देसी भाषा में समझने के लिए। पावर फैक्टर को अगर आपसे कहा जाए कि पावर फैक्टर को डिफाइन करिए, पावर फैक्टर है क्या, तो पावर फैक्टर को डिसाइड करने के लिए, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर डिसाइड
द अमाउंट ऑफ द रियल पावर यू ड्राइव फ्रॉम द टोटल पावर डिमांडेड। मतलब जो आपका पावर है केवीए है, जो आपका अपरेंट पावर है, आप उसमें से कितना एक्टिव पावर यूज़ कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, आपको पावर फैक्टर बोलते हैं। तो मैंने दोस्तों हम अब एक एग्जांपल के साथ में बात करते हैं। हमारे पास में एक अल्टरनेटर है, ठीक है, जो कि टरबाइन से चलता है, स्टीम उसका फ्यूल होता है। इसका रेटेड कैपेसिटी है 3750 kVA। कोई भी इंजन हो, आप डीजी सेट भी देखते हैं, जैसे जनरली जो डीजल इंजन होते हैं उन्हें भी केवीए में से ही कहा जाता है। मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, हमारे 3750 kVA का है। रेटेड किलोवाट मतलब एक्टिव पावर इसमें कितना चल सकता है, इसका एक्टिव पावर रेटेड है जो 3000 किलोवाट। रेटेड पावर फैक्टर आपका 0.81 है। रेटेड वोल्टेज आपका 415 वोल्ट है। इफ़ रनिंग लोड 2000 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना है आपका 415 वोल्ट, और आपका पावर फैक्टर इस समय जब 2000 एम्पियर लोड चल रहा है तो पावर फैक्टर आपका 0.6 दिख रहा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि 0.6 क्यों है। तो 0.6 पावर फैक्टर होने की वजह ये है कि आपके प्लांट में कहीं ना कहीं इंडक्टिव लोड ज़्यादा है, कैपेसिटिव लोड कम है। आपकी मोटरें चालू हो रही हैं, जो कि मोटरों में क्या कौन सा लोड, आपका इंडक्टिव लोड होता है। प्लांट्स में मैक्सिमम इंडक्टिव लोड ही होता है 0. इसलिए ये पावर फैक्टर डाउन है। इसको बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर लगा के इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए अभी हम मैथमेटिकली बात करते हैं आगे। तो हम एक्टिव पावर इस कंडीशन में, जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में एक्टिव पावर कितना होगा और अपरेंट पावर कितना होगा। तो जैसा कि हमें फार्मूला मालूम है, P = √3 VI cos ∅, तो हम यहाँ फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1.732 √3 की वैल्यू होती है, वोल्टेज 415 है, करंट हमारा हमें मालूम है 2000 एम्पियर, और पावर फैक्टर हमारा 0.6 है। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पर 8,62,536 वाट आ जाता है। अगर इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का इसमें हमको डिवाइड देना पड़ेगा। डिवाइड देने के बाद में हमारी वैल्यू हो जाती है 862.536 किलोवाट। अब हम केवीए की बात करते हैं तो केवीए, जैसे कि आपको मालूम है कि केवीए = किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर, एक फार्मूला ये भी होता है, और केवीए का एक फार्मूला होता है √3 VI, उससे भी हम निकाल सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पर हम डिवाइड, हमारे पास किलोवाट है तो किलोवाट हम रख देते हैं, पावर फैक्टर हमें मालूम है, पावर फैक्टर रख देते हैं। ये एक वैल्यू निकल के आ जाती है। इस समय उस इंजन पे जो लोड होता है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1437.5 मतलब 1437.5 kVA उस इंजन पे लोड आ रहा है, उस अल्टरनेटर पे लोड आ रहा है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। यदि हम इस पावर फैक्टर को 0.6 से 0.8 कर देते हैं तो क्या होगा। अच्छा, कैसे कर देंगे, हम पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर्स लगा देंगे, एक्टिव पावर को बढ़ाएंगे, और हमारा जो है पावर फैक्टर 0.8 हो जाएगा। तो अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारा पहले का पावर फैक्टर 0.6 था और अभी हम करने चाहते हैं 0.8, तो 0.8 में से 0.6 को घटा दिया तो एक वैल्यू निकल के आई 0.2। सो जो पावर फैक्टर का मेनली रिलेशन है दो चीज़ों से है, एक तो आपका केवीए से, दूसरा आपका रिलेशन है एम्पियर से। तो यहाँ मैं एम्पियर के साथ कोरिलेटेड करके एक वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2000 एम्पियर था, अगर 2000 एम्पियर 0.6 पावर फैक्टर के समय था तो 0.8 के समय कितना होगा, तो डेफिनेटली एम्पियर रिड्यूस होगा। अगर पावर फैक्टर बढ़ता है तो करंट डाउन होता है। कितना डाउन होगा, तो जो डिफरेंस निकल के आया है 0.2 मतलब 20%, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.2, यहाँ पर आपका 400 एम्पियर निकल के जाएगा। जो भी मतलब आपका डिफरेंस आए उसमें आप एम्पियर का मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल लें, और उस वैल्यू में से जो मेन वैल्यू है उसमें से उस वैल्यू को माइनस कर दें। तो 2000 माइनस 400, यहाँ पर आपका निकल के आ गया 1600 एम्पियर। 1600 एम्पियर निकल के आ गया। फिर आपसे दोबारा एक्टिव पावर के फार्मूले में वैल्यू रखते हैं तो एक वैल्यू निकल के आ जाती है आपकी 920 किलोवाट। अब 920 किलोवाट और 862 किलोवाट में कोई किलोवाट में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आया पावर फैक्टर के टर्म में। किलोवाट में मतलब एक्टिव पावर में ज़्यादा विशेष डिफरेंस नहीं आता, लगभग वैल्यू वही मैच करती है। परंतु केवीए में डिफरेंस आता है। केवीए निकालते हैं तो केवीए का फार्मूला होता है किलोवाट अपन पावर फैक्टर। दोबारा मैंने वहाँ आपके जो आपका जो किलोवाट निकल के आया उसकी वैल्यू रखी और पावर फैक्टर का उसमें मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर आप देखिए पावर फैक्टर बढ़ाने पर केवीए हमारा कम हो गया है, 1150 केवीए हो गया है। मतलब जिस इंजन पर 1437 केवीए का लोड आ रहा था पावर फैक्टर डाउन होने पर, अब उस अल्टरनेटर या इंजन पर आपका 1150 केवीए का लोड आ रहा है। इसका मतलब आपका केवीए कम हो जाएगा पावर फैक्टर बढ़ाने पर।
ये हमने एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने यहाँ पर गवर्नमेंट कनेक्शन की बात करी है। हमारे मध्य प्रदेश में एमपीपी बोर्ड कहा जाता है, तो एमपीपी का कनेक्शन कहा जाता है। हमारा कनेक्शन है 1300 केवीए का और हमें पावर फैक्टर यहाँ पर मेंटेन करना होता है 0.9 से लेकर यूनिटी तक। तो मैंने 0.92 यूनिटी मान के चला है कि भाई हम इतना मेंटेन करेंगे एक एग्जाम्पल के लिए। और वोल्टेज यहाँ पर 415 वोल्ट है मेरा। इफ़ लोड, अब मेरा मान लीजिए रनिंग प्लांट में लोड 2100 एम्पियर है और मेरा वोल्टेज 415 है और मेरा पावर फैक्टर इस समय 0.6 हो गया है। 0.6 किस वजह से हो गया, फिर मैंने आपको भी बताया था कि इंडक्टिव लोड ज़्यादा है और कैपेसिटिव लोड कम है। इसके लिए मुझे कैपेसिटर्स लगाने होंगे और किसी भी तरीके से एक्टिव पावर को बढ़ाना होगा। तो अब मुझे इस कंडीशन में किलोवाट कितना है और केवीए कितना मैं निकालता हूँ और साथ ही पावर फैक्टर बढ़ाने पर क्या होगा ये भी आपको बताता हूँ। P = √3 VI cos phi, यहाँ पे फार्मूले की वैल्यू में वैल्यू स्पुट कर देते हैं। √3 1.732, यहाँ पर वोल्टेज आपका 415 है, करंट आपका 2100 है और cos phi की वैल्यू हो जाती है 0.6। एक आपके पावर निकल के जाता है, पावर आपका जाता है 905 किलोवाट। 905 किलोवाट, जैसा आपको रिलेशन मालूम है पावर का आपस में रिलेशन क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू किलोवाट अपन केवीए। उसी फार्मूले से केवीए इक्वल टू किलोवाट अपन पावर फैक्टर करके मैं पावर फैक्टर और पावर की वैल्यू करके केवीए फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक केवीए निकल के आ जाता है 1509.4 केवीए। अब देखिए ये केवीए कितना ज़्यादा आ गया है पावर फैक्टर डाउन होने पर, आप इफेक्ट देखिए इसका भी। अब देखिए इफ़ वी आर इंक्रीजिंग पावर फैक्टर 0.9 टू 0.6 टू 0.99 बाई हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स लोड, कैपेसिटिव लोड। सो 0.99 माइनस 0.6 मतलब कितना, 0.39 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब लगभग अगर परसेंट के टर्म में बात करूँ तो 39% अतिरिक्त करंट लग रहा था। वोल्टेज तो वही है लेकिन 39% अतिरिक्त आपका करंट लग रहा था इस लोड को चलाने में। तो अब देखिए जब मैंने उसको आप 2100 का 39% अगर निकल रहा था, 2100 का 39% निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर 819 एम्पियर करंट अतिरिक्त मेरा लग रहा था। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं पावर फैक्टर को अगर 0.99 कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2100 माइनस 819 मतलब जो करंट ज़्यादा चल रहा था, जैसे 0.99 आएगा तो इतना करंट कम हो जाएगा 0.99 होते ही, तो ये करंट आ जाएगा 1281 एम्पियर। मतलब जैसे ही मेरा पावर फैक्टर 0.99 होगा मेरा करंट डाउन हो जाएगा। अब डाउन जब मेरा करंट हो गया फिर तो मैं उस करंट के साथ में पावर को कैलकुलेट करता हूँ कितना पावर आ रहा है, तो एक्टिव पावर को कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ एक्टिव पावर को कैलकुलेट करता हूँ √3 VI cos phi में रखता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पर किलोवाट निकल के आता है 911 किलोवाट। मतलब आप देखें तो किलोवाट में इधर 905 था, इधर 911 है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, लगभग इक्विवेलेंट पावर है। मतलब एक्टिव पावर में कोई विशेष अंतर नहीं आता पावर फैक्टर कम और ज़्यादा होने से, माइनर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन केवीए में आता है। अब देखिए इस पावर के साथ मैं केवीए निकालता हूँ तो 911 भागित 0.9 है, मतलब उसी फार्मूले में रख दिया किलोवाट और पावर फैक्टर, तो यहाँ पर 920 केवीए आ गया। अब कितना मेजर डिफरेंस है, लगभग 600 केवीए का डिफरेंस आ गया। यदि आपका पावर फैक्टर 0.6 था और आप वही लोड यूज़ कर रहे थे तो आपकी एमडी जो 1300 केवीए का कनेक्शन था तो आप क्रॉस कर चुके हो 1509 केवीए, तो इसमें आप पेनाल्टी के अंतर्गत आ जाएंगे, आपको पेनाल्टी देनी होगी। और यदि आप पावर फैक्टर मेंटेन करके चलते हैं और आपका पावर फैक्टर प्रॉपर मेंटेन है और आप 0.99 तो प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल, लेकिन 0.95 के ऊपर मेंटेन होना चाहिए, 0.96। और अगर आपके पास कैपेसिटर्स अच्छे हैं, केवीआर आप मेंटेन कर सकते हैं तो 0.99 भी एमपीपी के केस में पॉसिबल है। लेकिन 0.99 पावर फैक्टर आपको एमपीपी के केस में चला रहा है। मैंने पिछले एग्जांपल में लेकिन आपको जो मैंने बताया था कि यहाँ पर मेरा अल्टरनेटर था, अल्टरनेटर के केस में पावर फैक्टर कितना था आपका 0.81। तो जो इसका डिज़ाइन पावर फैक्टर है जैसे कि 0.8, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, अल्टरनेटर के केस में, जनरेटर्स के केस में जो रेटेड पावर फैक्टर होता है 0.8, अगर आप इस वैल्यू को ज़्यादा क्रॉस करते हैं तो डेट मीन्स आप क्या कर रहे हो, जो उस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है कि 0.8 मतलब 80% एरिया एक्टिव पावर का है और 20% एरिया मतलब यूनिटी मतलब 1 में से 0.2 मतलब आपका जो है लगभग 20% एरिया कितना है, रिएक्टिव पावर का है। यदि आप ज़्यादा पावर फैक्टर बढ़ाते हैं इस कंडीशन में, जनरेशन में, अल्टरनेटर के केस में, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपका रिएक्टिव पावर का एरिया कम होते जाएगा और आपका जो है इंजन गर्म होना चालू हो जाएगा। इसलिए जो भी डिज़ाइन पावर फैक्टर होता है उस पावर फैक्टर को हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए, लगभग वैल्यू उतनी ही मेंटेन करनी चाहिए। ये जनरेशन के केस में। एमपीपी के केस में आप 0.99 टू यूनिटी तक मेंटेन कर सकते हैं। मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि भाई हमारा केवीए बढ़ रहा है, तो केवीए हमारा जो कनेक्शन था 1300 केवीए का था, हमारा 1500 के आसपास पहुंच गया। तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा, अब हमारा पावर फैक्टर कम हुआ है, जब ये हमारा एमडी बढ़ा है तो हमारा अगर पावर फैक्टर, तो मैं आपको केसेस बता रहा हूँ, लगभग
ये अप्रॉक्सीमेट केसेस हैं, ये 100% नहीं है कि ये परसेंट ऊपर और नीचे भी हो सकते हैं हर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो यदि पावर फैक्टर हमारा सबसे हेल्दी पावर फैक्टर यूनिटी माना जाता है। अब अगर हमारा पावर फैक्टर 90% से लेके मतलब 0.9 से लेके 1 है, 0.9 से लेकर 1 है, तो हमारा कोई भी सर्ज चार्ज नहीं लगेगा। वैसे ही अगर हमारा 88% मतलब 0.88 से लेके 0.9 तक पावर फैक्टर है, इस कंडीशन में हमारा 2% चार्ज लगेगा। वैसे ही हमारा 0.85 या 80% से लेके 88% तक है तो हमारा 4% चार्ज लगेगा। 80% से लेके 0.8 से लेके 0.85 तक है तो 9% चार्ज लगेगा। 0.75 से लेके 0.8 तक है तो 16% चार्ज लगेगा। इसी तरीके से पावर फैक्टर अगर डाउन होते जाता है ये चार्जेस बढ़ते जाते हैं और हमें पेनल्टी देनी पड़ती है, इसलिए पावर फैक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।